अभी 28 तारीख को 2 दिन पहले देहरादून में एक पुल की अप्रोच रोड में बड़ा गड्ढा हो गया था। वो पॉलिटिकल इशू भी बन गया और ये सिर्फ 15 दिन ही वो सड़क चल पाई। हालांकि उसे आनन फानन भर दिया गया 12 घंटे में और वो दोबारा चालू कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 15 दिन वो 16 करोड़ की लागत से बना अप्रोच रोड और अबेटमेंट था जो जहाँ से पुल शुरू होता है, वो 15 दिन ही चला, 16 दिन भी पूरा नहीं चल पाया। ऐसा क्यों हुआ होगा ये समझने के लिए मैं आया हूँ आशीष गर्ग जी से मिलने। आशीष गर्ग को हम जानते हैं पर्यावरण एक्टिविस्ट के रूप में वैसे तो, लेकिन आशीष जी प्रोफेशनली एक सिविल इंजीनियर हैं। तो 16 करोड़ की लागत से बना पुल 16 दिन भी नहीं चल पाता, सवाल तो उठते हैं। हालांकि सरकार ने जांच बिठा दी है, 3 दिन का समय दिया था। हम उम्मीद करते हैं कि कल उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए, सार्वजनिक की जानी चाहिए। पर ऐसा क्यों हुआ होगा, इसको लेकर बहुत सारी अटकलें हैं। तो मुझे लगा कि एक्सपर्ट से समझना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों होगा। आशीष जी, आपके ख्याल से जी हुआ क्यों होगा ये? हाँ राजेश जी, देखिए इसके जो ये पुल में अप्रोच रोड में एक बहुत बड़ा क्रैटर बना है, जैसे गड्ढा कह सकते हैं। तो इसके 2 पक्ष हैं। एक तो हमारे ब्रिज में यदि आप देखें 2 पार्ट होते हैं इसके। एक पार्ट होता है जो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर्स जिसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चरल पूरा होता है, जिसमें आपके पियर्स होते हैं, डेक होता है और भी कई कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो पूरा आरसीसी का बनता है। और दूसरा होता है कि उस डेक तक पहुंचने के लिए जो आप रोड है, जो आपका जनरली फ्लैट रोड रहता है, उसको जब आप उस डेक तक ले जाएंगे तो आपका एक इंक्लाइंड रोड बनता है जी। तो उसमें आपकी पूरी पहुंचने के लिए एक सॉइल भरी जाती है, मतलब सॉइल को, और साइड सपोर्ट के थ्रू उसको ऊपर तक पहुंचाया जाता है। तो और फिर उसके कॉम्पैक्शन वगैरह होते हैं और उसके ऊपर फिर आपकी जो डामर या बिटुमिनस रोड है वो बन जाती है। तो ये 2 पार्ट हैं। अब ये 16 करोड़ का जो ब्रिज की बात चल रही है, तो पहली बात ये है कि 16 करोड़ में हमको पूरे ब्रेकअप मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस क्या क्या खर्चे इसमें हुए थे जी। तो शुरू में जो रिपोर्ट आई थी, जो कहते हैं कि वो पूरा वॉश आउट हो गया ब्रिज। हाँ। तो मैं मतलब इसी पे ये फिर क्लैरिफिकेशंस भी आए, हमारे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के आए और डीएम के भी आए। तो उसमें उन्होंने यही क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई वो पूरा ब्रिज नहीं भाया है, जो कहते हैं ना कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट मैंने बताया वो नहीं भाया। वो तो लेकिन जो अप्रोच रोड है जी, अप्रोच रोड में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, वो भी राइट साइड वाले जो प्रेमनगर दूसरी साइड वही बना भी था, भी नया वही शायद नया बना भी था। तो इसमें अब इसके कारण क्या है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि हर रोड के नीचे जो हम कॉम्पैक्शन करते हैं सॉइल का, उसकी एक ओएमसी या ऑप्टिमम मॉइस्चर आपका डेंसिटी होती है। तो बेसिकली जब क्या होता है कि उसको ऑप्टिमम का मतलब यह है यदि उसमें पानी कम होगा, मतलब जो भी आप उसमें मिक्स करते हैं रोलिंग के टाइम में, तो वो उसकी डेंसिटी नहीं आएगी। और पानी यदि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी तो भी डेंसिटी नहीं आएगी। तो जिस समय ये कोई भी रोड हो, चाहे वो हमारी ये अप्रोच रोड थी या हमारी जितनी भी रोड अभी आप देखते हैं जिनमें गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं, यदि इसके सब ग्रेड में कैसे भी पानी चला गया, चाहे वो आपने ड्रेन नहीं बनाए थे और पानी उस पर स्टैग्नेंट रह गया और एक छोटे से क्रैक से वो अंदर चला गया, तो उसकी ऑप्टिमम जो मॉइस्चर डेंसिटी है वो पूरी खत्म हो जाएगी। कंटेंट बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो जैसे चेंज होगा तो रोड का जो कॉम्पैक्शन है, जो रोड होल्ड कर रहा था पूरा, वो एकदम डैमेज हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होता है, जब एक बार क्रैक बन जाता है या उसमें एक गड्ढा होता है, तो वो सारा पानी जाके पूरे में फैलता है और सारे अपने गड्ढे बनते चले जाते हैं। जो हम अक्सर अभी आते हुए भी हमने देखा, कई रोड्स हैं आपके, क्रॉस रोड मॉल के से आप जाएं तो पूरा आपको गड्ढे गड्ढे बने। तो इसका मतलब यदि हमने कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया कि उसमें पानी ना जाए, तो तब तो वो ठीक रहेगा। लेकिन हमने यदि कुछ ऐसे प्रबंध कर दिए कि उसमें पानी किसी भी हालत में ना जाए, तो वो रोड इंटैक्ट रहेगा। ये सीधी सी बात है। ठीक है। इसमें ये हुआ कि जो दूसरा पार्ट है अप्रोच रोड जिसमें गड्ढा हुआ, उसमें पानी चला गया। ठीक है। अब वो पानी क्यों गया, उस पर मैं आपको, आप पूछिए, मैं से आगे बता सकता हूँ। हाँ, तो ये एक तो यही कि ये पानी नहीं जाना चाहिए था, जो कि मेरे ख्याल से डिजाइनिंग के समय इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए था। हाँ। और अब ये खबर है कि नदी का रुख डाइवर्ट करने की कोशिशें कर रही हैं। अब जबकि मॉनसून अपनी हाइट पे है, नदी अपने पूरे फ्लो में, पूरे वेग से बह रही है, अब करने के बजाय ये पहले किया जाना चाहिए था। और ये पानी ना जाए, ये बेसिक इंजीनियरिंग की बात है, आपने बताया। तो अब लीपापोती की पानी नीचे से बहने लगा, उसके साथ ये बह गया, हमने ऊपर से भर दिया। ये लीपापोती मुझे लग रही है, ये वैसे ही लीपापोती मुझे समझ में आ रही है जैसे कि
NHAI ने या अपने माननीय मंत्री गडकरी जी ने बोला कि किसानों ने पानी निकलने के लिए जगह नहीं दी थी, इसलिए वो 13,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले डैमेज होने लगी है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है अधिकारी की और अथॉरिटी की कि वो पहले चेक करे कि भाई जो हमारी शर्तें वो पूरी होती हैं कि नहीं, बाद में सफाई देने का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये डिजाइनिंग की ही दिक्कत मानी जानी चाहिए बेसिकली? देखिए, एक पार्ट में बिल्कुल सही है कि हमें जो सिविल इंजीनियर हैं उनको ये भी इमेजिन करना चाहिए कि यदि कल इस अप्रोच रोड पे कहीं पानी तो नहीं आ जाएगा। तो ये हमारा अप्रोच रोड में जो साइड में हमारे जो कुछ बड़े बड़े टाइल्स लगाते हैं जिसमें होल्ड करने के लिए सॉइल को, उसके अंदर पानी तो नहीं जाएगा। तो यदि वो पानी चला गया, किसी भी वजह से गया, चाहे वो ऊपर पानी जमा होने के वजह से गया या कोई रिवर का फ्लो उधर डाइवर्ट हो गया, तो ये प्लानिंग की तो गड़बड़ है ही। यदि पूरा हमको एक जो ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ब्रिज डिज़ाइन करते हैं, अप्रोच रोड डिज़ाइन करते हैं और उसमें क्या क्या खतरे आ सकते हैं वो भी हमको प्लान करना चाहिए और उसको भी हमको करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पूछा। लेकिन अब फिलहाल इसमें ये होगा, यही होगा कि वो कह देंगे हमारे पास इतना बजट नहीं था, हमें तो रिवर का शायद मैनेजमेंट है या जो रिवर का काम होना है वो शायद दूसरा डिपार्टमेंट करता है, PWD नहीं करता, मुझे नहीं मालूम। तो ये, लेकिन जो सरकार है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा काम होना चाहिए कि भाई PWD यदि ये ब्रिज बना रही है तो दूसरा डिपार्टमेंट, या मैं कहूँगा उसके साथ साथ जो विधायक हैं वहाँ के या पार्षद हैं, उनको भी देखना चाहिए कि नदी में जो इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि नदी में आप रिस्पना ले लीजिए, बिंदाल ले लीजिए, या ये हमारी सोंग रिवर है, टॉन्स रिवर है, मालदेवता में देख रहे हैं, मतलब आनन फानन में भयंकर रूप से इंक्रोचमेंट हो रहा है। हाँ, और उसकी वजह से हम हर मानसून में कुछ ना कुछ देखते हैं, कभी बिल्डिंग्स गिर रही हैं या पूरे रोड खराब हो रहे हैं, तो रिसोर्ट उसमें डूब जा रहे हैं। तो ये वाला केस में भी यदि कुछ ऐसा, जैसे कुछ न्यूज़ हम सुन रहे हैं कि उसमें काफ़ी बड़ा इंक्रोचमेंट्स हुए हैं, तो इसका जो 80 मीटर का स्पैन था वो उसमें नदी कह रहे हैं कि 20 मीटर तक सिमट गई है। तो अब वो जब बड़ी तेज बारिश आई है, बादल फटा कहीं अपस्ट्रीम में, और उसकी वजह से बड़ा तेज वेग आया, वो अप्रोच रोड पे पहुंच गया। अब ये दो बातें, तो इसमें ये PWD की आइसोलेटेड वे में गलती ना हो, लेकिन सिस्टम की तो गलती है ही कि ये जिस जगह पानी नहीं जाना चाहिए तो वहाँ पहुंचा, तो उससे गिरा। और आपने जो पहली बात कही कि ये इन्होंने आनन फानन में भर दिया, तो देखिए कि बड़ा महत्वपूर्ण रोड है, ये चंडीगढ़ के लिए कनेक्टेड है, और भी देखिए पूरा विकास नगर से लेके पूरा जितनी यूनिवर्सिटीज़ का ट्रैफिक है, बच्चे पढ़ने आते हैं, तो अभी तो ये टेम्परेरी मेजर इनको करना ही था। अब उसको यदि पूरा खोल के जो प्रॉपर डिजाइन करेंगे तो इसमें तो फिर 2 महीने लग जाएंगे, तब तक ट्रैफिक फिर बंद हो जाएगा, और बारिशों का सीजन है। तो ये कहते हैं कि अभी फिलहाल उसको एक, जैसे कह सकते हैं, इमरजेंसी बेसिस पे उस रोड को उन्होंने इस तरीके से भर के, वो मिट्टी डाल के, वो कॉम्पैक्शन तो नहीं होगा, इन्होंने चला दिया मतलब फिलहाल परमानेंट सोल्यूशन हुआ नहीं। ये एक टेम्परेरी रिप्राइव है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद इनको, जो अभी हमने बात की आपसे, कंप्रिहेंसिव वे में करना पड़ेगा। केवल भी ब्रिज मत देखिए, ये भी तो देखिए रिवर पे जो इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, या रिवर का फ्लो है, या उसमें आप एक साइंटिफिक खनन करके, साइंटिफिक इसलिए बोल रहा हूँ कि जो खनन होता है आजकल साइंटिफिक नहीं होता, उसके रिवर के बेड को भी डैमेज कर देते हैं, और दुनिया भर की कौन कौन सी एजेंसी काम कर रही है, उनके रवन्ना नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे भी नहीं होना चाहिए। एक साइंटिफिक वे में खनन करें, नदी की जो साइंटिफिक गहराई मेंटेन करें, और ये देखें कि, और एक मैं बार बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो बहुत ये जो इवेंट्स आ रहे हैं जिनको एक्सट्रीम इवेंट्स कहते हैं, तो बादल फटने की घटनाएं, क्योंकि पूरा हमारा वातावरण गर्म है, तो बादल फटने की घटनाएं भी ज्यादा होंगी, और रिवर में फ्लैश फ्लड्स जो है बहुत आएंगे। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें आ रही, तो आपको नहीं पता था। बिल्कुल। तो क्लाइमेट रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको, तो आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा। आप मान के चलिए, ये कहते हैं कि 1 in 100 years की आएगी, तो वो वाला पैरामीटर चेंज कर दीजिए। अब आपकी 1 in 5 years भी आ सकती है, और उससे बहुत ज्यादा आ सकती है। अच्छा, मैं इसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपकी बात को मैंने काट दिया, लेकिन इसी से कंटिन्यू कर लेते हैं। ये मैंने आपसे जिक्र किया था कि डॉक्टर आनंद शर्मा ने से मेरी बात हुई थी, मौसम वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक, बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा था कि ये जलवायु परिवर्तन को दोष देना बेसिकली अपने करप्शन को छुपाने जैसा है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने की बनाई सड़कें और पुल अब भी इंटैक्ट हैं, तो तब तो जलवायु परिवर्तन की बात थी भी नहीं। ये तो बहुत बाद में सुनने को आई है, अंग्रेजों के जाने के बहुत सालों बाद जलवायु परिवर्तन पहला, और हमें इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया। तो अभी की बात है। ये तो वो सड़कें, वो बेहतर प्लानिंग के साथ, मतलब इवन GT रोड शेषासुरी की बनाई, आप उसे मेंटेन करके चलाए जा रहे हैं, वो गायब नहीं हो गई है, जैसे कि हमारा पुल गायब हो जा रहे हैं, हमारी सड़कें गायब हो जा रही हैं।
तो ये क्या करप्शन और प्लानिंग की कमी दोनों साथ मिलके ये इतना सारा नुकसान कर रहे हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल ऐसा होता है कि जब एक कोई हादसा होता है, डिज़ास्टर होता है, तो उसे क्लाइमेट चेंज के मत्थे मढ़ दिया जाता है। तो मैं वही बात आपको कह रहा था कि देखिए क्लाइमेट चेंज शुरू तो अभी हुआ है, लेकिन इसकी जो आप कह सकते हैं कि 2000 से इसके इम्पैक्ट हमने फील करने शुरू कर दिए हैं। तो आज आप 2026 में हैं और पीडब्ल्यूडी जैसा डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, क्योंकि रोड इन्हीं के डैमेज होते हैं, या दूसरे जो ब्रिजेस हैं या NHAI है, तो इन लोगों को तो एक्स्ट्रा क्लाइमेट चेंज की जो भी इनके इफेक्ट्स हैं उसको अकाउंट में लेते हुए वो पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन आपने जो एक करप्शन की बात बताई, तो देखिए अब ये कोई हमारे पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एक जो मतलब एक परसेप्शन है जनता में, उसमें ये तो है कि भाई एक कोई भी रोड बनता है उसके कुछ परसेंटेज कहीं पॉलिटिकल फंडिंग होती है। और ये मेरे ख्याल कुछ अभी जब सुप्रीम कोर्ट का ये जो इलेक्शन कमीशन में देखा गया, तो उसमें भी देखा गया कि भाई पॉलिटिकल फंडिंग तो होती है। अब कहाँ से होती है, कौन सा ठेकेदार देता है, सर वो मेरी अभी जानकारी में इतना नहीं है। तो ये एस्पेक्ट तो है। तो ये वाला जो आपका एस्पेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें जो आपने बताई कि पहले भी शायद करप्शन होता होगा, लेकिन जैसा आपने बताया कि वो रोड अभी तक टिके हुए हैं या ब्रिजेस अभी तक टिके हुए हैं। हमने जो करणपुर के पास एक सीमेंट रोड करके रोड है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, वो अभी जब तक उसके ऊपर दोबारा से डामर नहीं डाला, वो अंग्रेजों के टाइम 1930 से पहले की बनाई हुई रोड अभी भी ठीक थी। तो इसका मतलब, या FRI देखिए हमारे तब आज की डेट की RCC टेक्नोलॉजी पे नहीं बनी है, लेकिन वो आज तक इंटैक्ट है। तो पॉइंट तो ये है कि यदि हमारे देश में जो हम यदि दूसरे मॉडल्स देखें, तो क्वालिटी एश्योरेंस जिसे कहते हैं वो काफ़ी वीक है उस हिसाब से। और हम जो दूसरा एक बहुत बड़ा नेक्सस है पॉलिटिशियंस और डिपार्टमेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, तो ये जो नेक्सस है इसमें ये इनको अपना वो माध्यम समझा जाता है इन प्रोजेक्ट्स को अपनी फंडिंग का। तो ये तो बात जग जाहिर है। और दूसरा ये भी है कि पीडब्ल्यूडी को मेरा मानना है, क्योंकि हम भी इंजीनियर्स हैं और जानते हैं, इनको स्वतंत्रता से काम नहीं करने दिया जाता, इनको फ्रीडम नहीं है। ये जो कुछ मंत्री, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उनको अपने घर पे बिठा के रखते हैं और उनकी प्लानिंग उनकी विल एंड फैंसी से होती है कि यहाँ रोड बना दीजिए, वहाँ पे उनके कोई डिमांड है, या उनके कोई वहाँ पे रिसोर्ट्स बन रहे हैं, वहाँ से रोड निकाल दीजिए। तो पीडब्ल्यूडी को ओवरऑल जो प्लानिंग इनको अपनी इंजीनियरिंग मेथड से करनी चाहिए, वो ना होके वो जो छोटे नेता हैं या ये पार्षद हैं या वो जो आपके MLA हैं, ये बनवा रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी पे बहुत शॉर्टेज है स्टाफ की, तो वो अब नहीं करे तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा या उसका डिमोशन कर देंगे, नहीं तो दूसरा करेगा। तो उनको कहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हुए। तो ये वाली जो हमें नेक्सस है, इसमें आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, इस पे भी अब प्रहार करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि पीडब्ल्यूडी का प्रोफेशनली काम करने नहीं देंगे तो ये चीजें होती रहेंगी बार बार, और हम डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक उदाहरण के साथ मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ, और ये फिर आप मान लेते हैं आखिरी बात हमारी। एक अभी वायरल वीडियो है, उसमें कितना सच है इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, कि एक ठेकेदार है, वो कह रहा है 9 करोड़ की सड़क जो है मैं 50 लाख में बना दूंगा, और वो चलेगी, 5 साल की गारंटी ले रहा है। कह रहा है अगर ये कमीशन खोरी ना हो तो, और वो गारंटी लेने के लिए तैयार है कि मैं 1/10 में बना दूंगा। और क्या कहते हैं, और इसके साथ ही एक आंकड़ा है, अभी एक अनुमान है कि पिछले साल ही करीब 600 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया है सड़कों, पुल और ऑल दैट, है ना। ये 16 करोड़ तो ताज़ा उदाहरण है। थाना रोड पे 55 करोड़ की लागत से बने 3 पुल बह गए 2-3 साल के अंतराल में, दीपिक वरिष्ठ पत्रकार ने अभी बताया था। तो ये ओवरऑल प्लानिंग क्या और भ्रष्टाचार में ये मिलके पूरे हमारे स्टेट को, ये पैसा कहीं और लगाया जा सकता है, स्कूल में, बेटर प्लानिंग में, पेड़ ना कटें, हमारी वो बने। ये एक जो नेक्सस है वो पूरा क्या करप्शन का और प्लानिंग की कमी का, चाहे वो प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर या किसी और चीज़ है, क्या ये दोनों चीज़ें मिली जुली हैं? और ये इसमें कितना सच होगा कि 9 करोड़ की सड़क 50 लाख में ही बन जाए? देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये मैं एक मान सकते हैं कि ओवर बजटिंग होती होगी, इसमें ओवर एस्टिमेट्स बनाए जाते होंगे, लेकिन मैं आपको इसके पीछे जो साइंटिफिक जो एस्टिमेट बनाने का तरीका होता है, इसमें हर स्टेट के अपने शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं और ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब शेड्यूल ऑफ रेट्स के पीछे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, तो यदि उन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पूरे
होते हैं नहीं होते हैं वो अलग सवाल है, यदि उनको पूरा फॉलो किया जाए उसी के हिसाब से ये जो हमारे इंजीनियर्स ने डिजाइन किए हुए हैं वो बड़े ट्रांसपेरेंट वे में, उसमें आपका मटेरियल का भी कंपोनेंट होता है, मार्केट रेट कितना है, जीएसटी कितना लगता है, और ये वाला क्वालिटी का अलग अलग क्वालिटी के मटेरियल्स इतने आएंगे, उसमें आपके रोड के मटेरियल्स भी होते हैं या आपके बिल्डिंग्स के जो बड़े हाई फाई मटेरियल्स होते हैं वो भी लगभग लिस्टेड है। और एक लेबर का कंपोनेंट होता है, उसमें लेबर का आउटपुट देख के कि एक लेबर दिन में कितना काम कर सकता है, एक मिस्त्री कितना कर सकता है, या आपका एक जेसीबी कितना काम कर सकता है, वो सब लिस्टेड होते हैं। तो ये जो शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं पूरा साइंटिफिक है और इसको बड़े प्रोफेशनल इंजीनियर से डिजाइन किया हुआ है, तो वो एस्टिमेट बनते उसी के हिसाब से हैं। लेकिन जब एक्चुअली काम होता है तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक रोड में जब आप बनाते हैं तो उसको 2 या 3 लेयर्स डाल के उसको कॉम्पैक्शन किया जाता है, पर ये आम बात है उसको एक ही लेयर या 2 लेयर में उसको कॉम्पैक्ट करते हैं और पूरा उतना भी नहीं करते हैं। NHAI जो दूसरे मतलब बड़े विभाग हैं वो इसको देखते हैं, जो नेशनल हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें ये देखा जाता है, और उसमें आपके जो इनके जो कोर टेस्टिंग होती है सॉइल की कि उतनी OMC के बाद उतनी डेंसिटी आई नहीं, वो सब चेक होता है, रिकॉर्ड होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्टेट में जो PWD और जैसे मैंने बताया वो पॉलिटिशियन और नेक्सस है उसमें ये सब काम होते हैं। तो वो जो आपने एक बात बताई कि मैं कोई बोल रहा है मैं उसको इतने कम में बना दूंगा और इतना चल जाएगा, तो वो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो फॉलो नहीं करेगा, ये मैं मान के चलिए। लेकिन ये बात यहाँ पर आ जाती है कि ये वाले एस्टिमेट के हिसाब से वो जो ठेकेदार रोड बना रहा है वो उतने पैसे में और वो जो मार्जिन इनका बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब वो उसकी वजह से ही हम ये देख रहे हैं कि ये रोड टूटते भी रहते हैं। यदि हम अच्छा एक छोटी सी बात और बता दूं, रोड जो हम कहते हैं तो केवल हम रोड वो देखते हैं जो हमारा बिटुमिनस रोड पड़ा है, लेकिन उसके साथ उसका शोल्डर होता है और साथ ही में ड्रेन्स भी होते हैं। अब ड्रेन्स की आप हालात देखेंगे वो कहीं पूरे टूटे हुए होते हैं, और ड्रेन से ही वो पानी बारिश का आता है उसमें से सबग्रेड में पहुंच जाता है। तो ड्रेन को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा बनाने की जरूरत है, उसमें फ्लो इतना निकल जाए जिससे सबग्रेड में पानी ना जाए, तो वो पूरा रोड आपका इंटैक्ट रहेगा। तो ये जो है इसमें आधा अधूरा काम होता है, एस्टिमेट्स पूरे होते हैं, पेमेंट पूरा किया जाता है। ये एक जो हमारे CAG और ऑडिटर्स हैं ये उनका विषय है। अब वो कितनी रिपोर्ट इसकी निकालते हैं, कई आती रहती है कि भाई इसमें इतना बना दिया था, इतना नहीं किया, तो ये वाला वो वाला मसला है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि सर ये सिस्टमिक एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, आपने ये वाला मुद्दा उठाया, और ये जो मैंने आपको बात बताई, हमें सारी जानकारी ऑब्वियसली नहीं है लेकिन हमें आभास है इसका। तो इस पे यदि हम बात करें तो आने वाले टाइम में हमारे उत्तराखंड स्टेट के लिए किस तरीके से हमें अपने रोड्स बनाने के, ब्रिजेस बनाने के मॉडल्स बनाए जाएं, और जैसे हम विदेशों में जो काम होता है, लेकिन करप्शन जो है जो पूरे एक कह सकते हैं देश की रग रग में घुस चुका है, और इसमें सरकार को या डिपार्टमेंट को दोष देना पूरा ही ठीक नहीं है, इसमें शायद हम लोग जनता भी शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो देखिए मेरे ख्याल से हम कई साल से देखते आ रहे हैं कि ये शायद करप्शन हटेगा नहीं हटेगा, ये तो सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो ये करप्शन जैसा आपने कहा एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि आपने बोला NHAI में चेक किया जाता है, पर एक्सप्रेसवे भी धंस रहे हैं हमारे सामने, हमारी आंख के सामने की बात है। पर शुक्रिया आपका आशीष जी, बहुत धन्यवाद। BSTV के लिए देहरादून से मैं राजेश चोपड़ियाल।